देश के सबसे चर्चित नारों में से एक बटेंगे तो कटेंगे बीजेपी के द्वारा दिया गया ये नारा है और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया नारा है। लेकिन बीजेपी के कई नेता इस नारे से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। जैसे यूपी के खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे ये नारा बीजेपी का नहीं है। बीजेपी की नेता हैं महाराष्ट्र से पंकजा मुंडे, उन्होंने भी कहा कि नहीं ये बीजेपी का नारा नहीं है। और अब एनडीए में ही बटेंगे तो कटेंगे को लेकर एनडीए ही बट गया है। अब अजीत पवार चूंकि महाराष्ट्र में एक घटक दल है एनडीए के, उन्होंने भी कहा है कि बटेंगे कटेंगे से हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं और बीजेपी के इस नारे से हमारे किसी भी प्रकार से कोई ताल्लुकात नहीं है। क्योंकि बटेंगे कटेंगे का असर महाराष्ट्र की राजनीति में कहा जा रहा है कि है, जो हरियाणा की राजनीति में दिया गया था। हरियाणा की राजनीति से हरियाणा के रास्ते ये महाराष्ट्र पहुंचा है और महाराष्ट्र में बीजेपी को इस नारे को लेकर बीजेपी में भी कई फाड़ है। कुछ लोगों का मानना है कि बीजेपी का नारा नहीं है, कुछ लोगों का मानना है कि बीजेपी का नारा नहीं है। लेकिन अभी मौजूदा वक्त महाराष्ट्र की राजनीति है, महाराष्ट्र में 20 तारीख को चुनाव होने हैं, 23 को नतीजे आएंगे और आर्थिक राजधानी में जिसकी सरकार होती है और कहा जाता है कि देश में लगभग उसी की सरकार है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस नारे को लेकर बटे एनडीए में बातचीत करने के लिए इसका प्रभाव क्या है, हमारे साथ सोनू है। हर रोज की तरह महाराष्ट्र के मूड लेके आते हैं। सोनू, बहुत बहुत स्वागत है। जी उपेंद्र, बटेंगे तो कटेंगे से बट गया एनडीए, कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं इस नारे को बीजेपी के लिए काफी फेवरेबल मानता हूं, क्योंकि भले ही ये एनडीए में इसकी वजह से टूट पड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन ये जो नारा है ये काफी ज्यादा फायदा बीजेपी को पहुंचा सकता है और इसके कुछ कारण भी है। देखिए, योगी आदित्यनाथ को लाया गया था महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के लिए, तो उनका काम ही था कि वो पोलराइज करें। जिस तरह से महाराष्ट्र में जो वोटर्स हैं वो बटे हुए हैं, खासतौर पर अल्पसंख्यक समाज जो बटा हुआ है, जो एकजुट होकर वोट जो है महाविकास आघाड़ी को दे रहा है, तो ऐसे में बीजेपी को ये जरूरत थी कि वो किस तरह से जो हिंदू वोटर्स है उन्हें अपनी ओर आकर्षित करके रखें और उन्हें अपने लिए वोट डालने के लिए कहीं ना कहीं मना ले। तो योगी आदित्यनाथ का ये नारा काफी ज्यादा मुझे लगता है फायदेमंद होगा और सही दिशा में जा रहा है। इसका कारण ये है कि जो स्ट्राइक रेट उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ का जो पिछले चुनाव हुए जहां पर उन्होंने ये नारे दिए थे, हरियाणा और जो जम्मू कश्मीर के चुनाव थे जहां पर वो नारे दिए थे, वहां पर योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट देखिए कितना बेहतर था। हरियाणा में 26 रैलियां की थी, माफ करिए 19 रैलियां की थी, 19 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उन्होंने रैली की थी, उसमें से 13 में वो जीत कर आए थे। 65% का स्ट्राइक रेट था। और अगर बात करें जम्मू कश्मीर में योगी आदित्यनाथ ने 5 रैलियां की थी और जिन 5 जगहों पर रैलियां की थी, उन 5 में से 4 जगहों पर योगी आदित्यनाथ जो है वो बीजेपी के जो कैंडिडेट है वो जीत कर आए थे। मतलब लगभग 80% का स्ट्राइक रेट योगी आदित्यनाथ का उधर था। और किश्तवाड़ और एक और नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, ऐसी 2 मुस्लिम बहुल्य सीट जो है कश्मीर की, वहां पर भी बीजेपी जीती हुई है। तो योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट काफी अच्छा रहा है और इसी के बिना पर योगी आदित्यनाथ को महाराष्ट्र में लाया गया है ताकि वो पोलराइज करें और बीजेपी काफी पॉजिटिवली इसको देख रही है। फायदा बीजेपी जाहिर तौर पर होगा ऐसी उम्मीद लगा रही है। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी भी तो इस नारे को लेके 2 हिस्सों में बटी हुई है। कुछ का मानना है कि भाई ये बीजेपी का नारा नहीं है, किसका मानना है कि ठीक है बीजेपी का नारा है। लेकिन बहुत सारे नेता हैं, जैसे यूपी के डिप्टी सीएम खुद केशव प्रसाद मौर्य हैं, उन्होंने कहा कि नहीं ये बीजेपी का नारा नहीं है। खुद पंकजा मुंडे हैं, उन्होंने कहा कि नहीं ये बीजेपी का नारा नहीं है। देखिए, बीजेपी की आज की स्थिति अगर देखें तो बीजेपी से बड़े बीजेपी के कुछ नेता होते जा रहे हैं। अब बीजेपी कुछ नारा दे और बीजेपी के नेता कुछ नारा दे, इन्हें 2 अलग अलग चीजों में देखनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी आज अगर देखें तो ये भाजपा से दोनों ही बड़े नेता हैं, उनका जनाधार जो है पार्टी से ज्यादा है। तो ऐसे में जब ये दोनों नेता कोई बयान देते हैं या कोई स्टेटमेंट रिलीज करते हैं तो ये जाहिर तौर पर
पार्टी को बड़े पैमाने पर जो है इम्पैक्ट करने का काम करता है। अब पार्टी के कई नेता हैं, पंकजा मुंडे हो या फिर केशव प्रसाद मौर्य हो, तो ये दोनों नेता अगर देख लिया जाए तो ये योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के स्ट्रेचर के नेता है नहीं। और योगी आदित्यनाथ जब इस तरह के बयान देते हैं तो इसका इम्पैक्ट बड़े पैमाने पर होता है। महाराष्ट्र में अगर मैं देखूं तो बड़े पैमाने पर एक नॉर्थ इंडियन तबका है जो वो योगी आदित्यनाथ से वाकिफ रहता है और नॉर्थ से आने वाले लोग हैं वो काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो इसके लिए अगर देख लिया जाए तो नारे जो है पार्टी के नारे और एक व्यक्ति द्वारा नारे दिए गए नारे, इन दोनों को बीजेपी में अलग तरीके से देखने की जरूरत है, नजरिया थोड़ा बदलने की जरूरत है। इकबाल जी भी लेकिन सुनो, निश्चित रूप से बटेंगे कटेंगे को लेकर कई लोग कई प्रकार से इसका नरेशन कर रहे हैं, है ना, अलग अलग तरीके से अपना इसका निकाल रहे हैं, अर्थ निकाल रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से एएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बात कही कि आप हमारे वक्तव्यों को लेके आप हमें नोटिस भेज देते हैं, लेकिन जो इससे भी खतरनाक वक्तव्य देते हैं, जो समाज को बांटने की, समाज को अलग करने की जो बात देते हैं, आप उनको नोटिस नहीं भेजते हैं। वो सीधा सीधा सवाल चुनाव आयोग पे सवाल उठाते हैं। और निश्चित रूप से बटेंगे कटेंगे कोई बहुत अमृत विचार वाला तो नारा है नहीं है। जी देखिए, ये तो हमेशा से ही होता रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब किताब होता है। पिछले भी चुनाव हमने देखे, पिछले अगर देखा जाए 3 चुनाव हमने देखे जहां पर कई बार बीजेपी के कई सारे नेताओं ने स्टेटमेंट जो है वो मर्यादा लांग कर दी है, लेकिन उन्हें नोटिस नहीं दी है। तो ये अक्सर होता है, ये जिसकी सरकार होती है कहीं ना कहीं माहौल उसके फेवर में होता है। चुनाव आयोग जो है वो कहीं ना कहीं कतराता है, ये भी हमने देखा है। चुनाव आयोग जो है कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। अब क्या मजबूरियां हैं, क्या कारण है, इस बारे में डिटेल जानकारी चुनाव आयोग की। इकबाल मामदानी सर भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और बड़ी मुखरता से अपनी बातों को रखते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद उपेंद्र जी। हमारा सवाल यही है आपसे कि कल एएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आप हमारे बातों को कोट करके आप हमको नोटिस भेज देते हैं, लेकिन जो समाज को बांटने वाले नारे दिए जाते हैं, जो समाज को अलग करने वाले नारे दिए जाते हैं, उनको नोटिस नहीं दिया जाता है। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी का जो सवाल है वो जायज भी है कि पिछले कुछ दिनों के अंदर जो हमने देखा, इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट इदारा एक तरीके से सिस्टम के अंदर है, तो उसको बहुत सारे पावर है। ये पिछले कुछ सालों से इस तरह के हालात है, जहां राजीव जी यहाँ आए हैं, इस बार काफी सवाल उठे हैं। झारखंड के अंदर भी हम बात करें, पिछले दिनों जो इलेक्शन चल रहा था, वहां डीजीपी को लेकर के जब ऑपोजिशन ने सवाल किया, फौरन वहां डीजीपी को बदल दिया गया। लेकिन वहीं महाराष्ट्र के अंदर डीजीपी को लेकर के सवाल उठे थे, जिसको लेकर के काफी हंगामा होने के बाद में डीजीपी भर्ती कराया गया। तो जो पावर एक इलेक्शन कमीशन को होता है, मुझे लगता है उसका इस्तेमाल वो नहीं कर रहे हैं। और एक मिली भगत के जो आरोप लग रहे हैं उसमें कहीं दम भी नजर आ रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह अगर हम देखें, टीएन सेशन से लेकर लिंगदो तक, वहां तक बहुत बढ़िया रीत से काम किया। इतना बड़ा पावर होता है इलेक्शन कमीशन को कि वो जो चाहे कर सकते हैं। जिस तरीके से पिछले दिन योगी जी पर भी आरोप लगा था कि उन्होंने ये आरोप अपने बयान के अंदर कहा था कि बटोगे तो कटोगे, जो नारा था, उस नारे के अंदर वो चाहे तो चुनाव उनका बैन कर सकते थे, महाराष्ट्र के अंदर उनका आना, उस पर प्रतिबंध लग सकता था। लेकिन ये इस तरह के अंदर किसी भी इलेक्शन कमीशन ने कोई अब तक कोई नोटिस उन्हें इशू नहीं किया है। तो जहां असदुद्दीन ओवैसी की बात करें, उसके अलावा सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी नहीं है, खुद उनका ऑपोजिशन अगर महाराष्ट्र के अंदर बात करें, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की, उनके नेताओं ने भी कई सवाल खड़े किए। अब महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के अलावा खुद जो महायुति है, उनके नेता भी इस तरह की बयानबाजी को पसंद नहीं कर रहे, जिसको लेकर के कट रहे हैं और भाग रहे हैं। आपने देखा प्रधानमंत्री मुंबई के अंदर थे, लेकिन अजीत दादा पवार गुट का कोई भी व्यक्ति, मुझे जानकारी में नहीं है कि वो उस सभा में पहुंचा हो। यानी कि वो खुद को अपने आप को उस नारे से अलग कर करके देखना चाहते हैं। और पिछले दिनों इसी नारे को देखे हम, बटोगे तो कटोगे, इसके अंदर नया वर्जन सिर्फ प्रधानमंत्री ने लाया था कि एक हो तो सेफ हो। यानी कि कुल मिलाकर के एक ही बात थी, लेकिन एक नए वर्जन के साथ पेश किया गया, जिसको लेकर के ना इलेक्शन कमीशन की तरफ से ना किसी की तरफ से सवाल किया गया। उपेंद्र, महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां पर
इस तरह के नारे जो है वो आसानी से जन न लेंगे, न उसको चलने दिया जाएगा। तो ये आप देखिए महाराष्ट्र जो है वो आरएसएस का गढ़ माना जाता है पिछले 100 सालों से, यानी कि 2025 में 100 साल पूरे हो जाएँगे, लेकिन आज तक आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है वो महाराष्ट्र में पूरी तरीके से पनप नहीं सकी है। उसकी वजह शाहू फूले, गौतम बुद्ध, शिवाजी महाराज ऐसी बड़ी-बड़ी शख्सियतों के ये पूरी तरीके से महाराष्ट्र जो है उनका गढ़ बना हुआ है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सोच रखने वाले राज्य का ये मकसद जो है वो कहीं भी एक दूसरे को काटना या बांटना नहीं है। यहाँ संविधान को माना जाता है, संविधान के बड़ा सम्मान किया जाता है। पिछले दिनों शायद यही एक कारण है कि लोकसभा के अंदर जहाँ लोग ये मान रहे थे कि संविधान का मुद्दा खत्म हो गया है, लेकिन राहुल गांधी फिर एक बार उसी मुद्दे को लेकर चलते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों का सपोर्ट और समर्थन भी मिल रहा है। पूरा आप ओवरऑल देखें जिस तरीके से ये नारा जब से लगा है, जब से आप देखिए कि महायुति के खेमे में कहीं लोगों की जो कटौती नज़र आ रही है मुझे किसी तरीके से। देखिए कल जहाँ प्रधानमंत्री भी जहाँ मुंबई के अंदर थे, शिवाजी पार्क रैली के अंदर सीट्स भले ही लगी हुई थी लोग, लेकिन लोगों की वो संख्या यहाँ मौजूद नहीं थी जो 2014 में पता लगता था कि मोदी आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, तो जो भीड़ जमती थी, शायद वो महाराष्ट्र के अलग-अलग जहाँ पर वो सभा कर रहे हैं, वहाँ उस तरह की भीड़ मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही। पिछले दिनों पुणे की अगर बात करें तो पुणे के अंदर मैं आपको बता दूं खास करके जो पत्रकार थे उनके मोबाइल्स और कैमरास भी जब्त कर लिए गए थे। वहां सिर्फ एएनआई और दूरदर्शन को परमिशन दी गई थी। बाकी किसी को फुटेजेस जो है वो चलाने के लिए भी परमिशन नहीं थी, ना मोबाइल से कवर करने की अनुमति थी। तो इसका साफ संकेत है कि शायद मुझे लगता है कि बीजेपी भी ये चीज़ों को मान रही है कि आने वाले दिनों के अंदर जो एक जादू चल रहा था, वो जादू इस वक़्त दिख नहीं रहा है। लेकिन जो आम जनता वहाँ सभा में पहुँची थी, उन्होंने जो अपने मोबाइल से वीडियो बनाया, जिसको सोशल मीडिया पे डाला गया, जिसके बाद काफ़ी चीज़ें चर्चा में आई और लोगों को समझ में आया इस पूरे मामले को लेकर के कि भई भीड़ जो है वो पहले के मुकाबले कम होती नज़र आ रही है। तो कई तरह के सवाल जो है अब प्रधानमंत्री की रैली में या उनके यहाँ महाराष्ट्र विजिट पर उठे। लगातार आज उद्धव ठाकरे ने खुद भी कहा कि शिवाजी पार्क में आप आए, लेकिन सीटें खाली थी। यानी कि ऑपोजिशन को भी जो है ना ये बात करने का पूरी तरीके से मौका मिल चुका है। ये मान रहे हैं ऑपोजिशन भी कि वो जादू जो एक चला करता था मोदी का, वो इस वक़्त नज़र नहीं आ रहा है। शायद यही एक कारण है जिसके लिए खुद महायुति के जो विपक्ष क्या माफ़ करिएगा, जो महायुति के साथ की जो पार्टियाँ है अलायंस के अंदर, वो इस नारे को काट रही है। लगातार पार्टी के भी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। जिस तरीके से पिछले आज दिनों तो हमने देखा नितिन गडकरी पंकजा मुंडे ने कहा कि भाई ये बीजेपी का नारा नहीं है, इससे हम इत्तेफाक बिल्कुल, ही मैं नहीं वही रखते। बता रहा हूँ कि आप पंकजा मुंडे ले लो, देखिए पिछले दिनों नितिन गडकरी महाराष्ट्र के बहुत बड़े लीडरों में माने जाते हैं। उन्होंने भी कहा था एक अपने बयान के अंदर कि जिस तरह खेती के अंदर अनाज बढ़ता है तो कीटाणु बढ़ते हैं, उसको कीटनाशक डाला जाता है। तो बाहर से जो आने वाले लोग हैं, उन पे इस तरह की चीज़ों को लगाम लगाने की उन्होंने बात की। उन्होंने साफ कहा कि जो आइडियोलॉजी आरएसएस की जो थी, वो अंदर के कैडर के ऊपर आप कर सकते हो, लेकिन बाहरी जो अगर एक बिज़नेस की सोच लेकर के पार्टी जो बदल करके आएगा, उनका कहने का जो अर्थ था, उस पर आप वो सोच जो है पूरी तरीके से डाल नहीं सकते क्योंकि वो तो एक जगह फँसा है तो दूसरी जगह कूदा, वहाँ उसने अपना फ़ायदा देखा, फिर कहीं और आगे बढ़ जाएगा। तो नितिन गडकरी भी एक ये मैसेज देना चाहते थे किसी तरीके से कि आने वाले दिनों के अंदर ये एक खतरनाक चीज़ें बीजेपी के लिए या संघ के लिए हो सकती है। तो इससे आप इनकार नहीं कर सकते किसी भी तरीके के। जिस तरीके का नारा यहाँ डाला गया है उसके बाद के अंदर लोगों की जो सोच है, लोगों की जो भीड़ है, वो कम हुई है। वहीं पे अगर हम बात करें महाराष्ट्र के अंदर देखिए दलित, ओबीसी और आदिवासी फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है। ये तकरीबन 12 से 15% वोट है। मुस्लिम समाज जो है एक तरफ इन नारों से इन्हीं के नाम पर नारा दिया जाता है तो वो पहले से ही विरोध में है। मराठा जो तकरीबन 35% वोट है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा तबका जो है इस नारे से बच कर के बच करके चल रहा है। ये बाँटने की या काटने की राजनीति नहीं कर रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र वो मिजाज का नहीं है। अगर खास करके उसके तो महाराष्ट्र में भी अगर हम मुंबई की बात करें, तो मुंबई एक फाइनेंशियल कैपिटल है, जहाँ देश के अलग-अलग जगह से लोग पहुँचते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि यूपी, बिहार के या महाराष्ट्र के ही लोग हैं, देश के हर प्रांत के, हर जगह के, हर राज्य के लोग यहाँ पहुँचते हैं। तो ये नारा बहुत आसान नहीं है इस तरह का चलना। आप देखिए कि महाराष्ट्र एक ऐसी भूमि है जहाँ संविधान के जो जन्मदाता है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर वहाँ रहे हैं, वहीं जहाँ आरएसएस अपना संघ मुख्यालय जहाँ नागपुर में मानता है, वहीं धर्माचरण को लेकर के बाबा साहेब आम्बेडकर जो है वहाँ आगे बढ़े हैं।
तो आप इससे कहीं भी इनकार नहीं कर सकते कि संविधान को छोड़कर इस तरह के नारे को लेकर के आम आदमी जो है मुंबई या महाराष्ट्र में खुल करके बाहर आ जाएगा। उपेंद्र, अब झारखंड में भी स्थिति देख रहे हैं सोनू, जैसा आप कह रहे थे कि बटेंगे तो कटेंगे के भले विरोध है बीजेपी के कुछ नेता, लेकिन इससे महाराष्ट्र में बीजेपी को कुछ एज मिलेगा, कुछ फायदा मिलेगा। लेकिन हम झारखंड की राजनीति में अगर आप देखते हैं तो झारखंड में पहले चरण का चुनाव हो चुका है और झारखंड में अभी आज हमने बात की कुछ वहाँ के राजनीतिक जानकारों से और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं झारखंड की राजनीति को समझते हैं, तो उन्होंने कहा कि बहुत विशेष फायदा बीजेपी को नहीं मिलने वाला। बीजेपी ने जो सेट किया था बटेंगे तो कटेंगे, बांग्लादेशियों का मुद्दा, घुसपैठियों का मुद्दा, यही हाल हर जगह, क्योंकि बीजेपी का एक एजेंडा हो गया, बीजेपी का एक नारा हो गया है हरियाणा के चुनाव के बाद से कि बटेंगे तो कटेंगे, क्योंकि उसके पास कोई एजेंडा नहीं है, क्योंकि उसने डेवलपमेंट के नाम पे कुछ बात नहीं की। हाँ, इसीलिए उसने झारखंड में भी उससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। जिन 43 सीटों पर चुनाव हुए हैं, उन 43 में से 13 सीटें पिछली बार बीजेपी जीती थी। बहुत अगर कोशिश भी कर सकती है, बहुत हद तक जा सकती है, तो 13 से 14 या 15 सीटें जा सकती है। इससे उससे बहुत ज्यादा उसको फायदा मिलने वाला नहीं है। और भी जो 13-14 जाएंगी वो भी एंटी इनकम्बेंसी होगी, है ना जी सोनू? महाराष्ट्र में क्या है? जी, देखिए महाराष्ट्र में जब मैं बाहर निकलता हूं तो मुझे ये जो नारों का असर जो है वो कम लगता है, क्योंकि नारों का असर इन द सेंस नेगेटिव असर मुझे कम लगता है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि अक्सर मेरे घर के आसपास भी लोग सुबह आते हैं, रैलियां करते हैं, मैं रोज देखता हूं, लोग उनको सुनता हूं मैं कि किस तरह के नारे दिए जा रहे हैं। तो लोग जो है खासतौर पर जो नॉर्थ इंडिया से आने वाला जो हिंदू वोटर है जो है वो अगर देख लिया जाए तो वो इन सारी चीजों से काफी ज्यादा जो है अट्रैक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। एक बार हम ये सोच सकते हैं कि जो यहाँ का जो लोकल मराठी वोटर है उसके अंदर किसी न किसी प्रकार से अगर देखा जाए तो एक थोड़ी दुविधा होगी कि वो इस नारे को कैसे एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जो हिंदू जो कि नॉर्थ इंडिया से आकर मुंबई में महाराष्ट्र में बसा हुआ है उसकी जब हम बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं इस नारे को काफी अच्छी तरीके से एक्सेप्ट कर रहा है, फिर चाहे वो कांग्रेस से ही क्यों ना जुड़ा हो। कई सारे ऐसे नेता, मेरे यहाँ खुद कुछ ऐसे नेता हैं जो नॉर्थ इंडिया से आते हैं और आजमगढ़, बरेली, इन सारी जगहों से वो आते हैं, लेकिन जब वो उनसे हम बात करते हैं तो पता चलता है कि वो बीजेपी की और योगी आदित्यनाथ की आइडियोलॉजी से कितने ज्यादा इत्तेफाक रखते हैं। भले ही उत्तर प्रदेश में वो समाजवादी पार्टी के तरफ उनका एक तरह से झुकाव हो, लेकिन महाराष्ट्र में जो है बीजेपी की ओर उनका झुकाव होता है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इन छोटे छोटे पॉकेट्स में जो है फायदा पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और इस छोटे छोटे पॉकेट्स में भारतीय जनता पार्टी को काफी ज्यादा फायदा होगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि बटेंगे कटेंगे से भले बीजेपी बटी है, लेकिन उस बटने का फायदा बीजेपी को मिलेगा। देखिए बीजेपी नहीं बटी है, अलायंस बटा है। सिर्फ हम एक बीजेपी के नेता की बात कर ले, पंकजा मुंडे की, तो पंकजा मुंडे जो है, पंकजा मुंडे और नितिन गडकरी, ये दो ऐसे नेता है, इकबाल सर ने भी जिस तरह से बताया, इन दोनों नेताओं की अगर पिछले कुछ वक्त से हम राजनीति देखें तो ऐसा लगता है कि ये दोनों नेता जो है ये पार्टी से खुश नहीं है। दोनों जो है ये लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि उनका वर्चस्व खत्म करने का पार्टी ने काम किया है। तो जब भी ऐसा मौका आता है जहां पर पार्टी को बैकफुट पर लाने के लिए कोई कदम उठाया जाए और पार्टी में अपनी अहमियत ज्यादा दिखाने का काम किया जाए, तो उस वक्त ये जो नेता हैं इनके बयान इस तरह के आते हैं। तो पंकजा मुंडे और नितिन गडकरी के इन सारे बयानों को मैं उस तरह से नहीं लेना चाहूंगा कि ये पार्टी का बयान नहीं है। ये लेकिन सोनू एक सवाल है आपसे कि दरअसल क्या हुआ था, इकबाल सर आपसे भी है, दोनों लोगों से है, कि जब एक है बटेंगे तो कटेंगे के जब ये नारा योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिया गया तो अखिलेश यादव ने कहा था कि सबको पता है कि ये नारा किस लेबोरेटरी से तैयार हुआ है और उस लेबोरेटरी की जो प्रतिनिधित्व है मौजूदा वक्त में कौन कर रहा है, और उससे बेटर अच्छा नहीं था कि उसके द्वारा वो नारा दिया जाए। तो उन्होंने साफ तौर पे एक तरह से कहा था कि ये आरएसएस की लेबोरेटरी में तैयार हुआ है और योगी आदित्यनाथ इसके सबसे बड़े खिलवानहार हैं, तो योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये बुलवाया गया।
इसके बाद से, इस नारे के बाद से जब अखिलेश यादव की पार्टी ने जुड़ेंगे और जीतेंगे जैसे नारा दिया, जब इसका कार्ड ढूंढने लगा, तो प्रधानमंत्री मोदी ने इस नारे से को डायरेक्ट रूप में तो हम नहीं कर सकते, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से आप कह सकते हैं, जैसा आपने कहा कि एक है तो सेफ है ना। तो आखिर नारा क्यों देना पड़ा फिर से बीजेपी के जो कोई सबसे सुप्रीम लीडर इस समय है, उनको बटेंगे तो कटेंगे की बजाय फिर एक है तो सेफ, हालांकि अर्थ वही है लेकिन इसको अलग तरीके से नैरेटिव किया गया। देखिए, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, इन दोनों की अगर पर्सनैलिटी में हम देखें तो ये अलग अलग पर्सनैलिटी है। दोनों के अगर देख लिया जाए तो दोनों के इमेज मेकिंग जो है वो अलग तरीके से की गई है। योगी आदित्यनाथ हार्डकोर हिंदुत्ववादी वोटर्स और हिंदुत्ववादी सोच रखने वाले लोगों के ब्रांड एम्बेसडर हैं, लेकिन मोदी की अगर बात करें तो मोदी जो है ये दोनों को लेकर साथ में चलना चाहते हैं। एक तरफ हिंदुत्ववादी वोट्स जो फॉलोअर्स हैं वो भी उनके साथ रहे, और दूसरे जो उद्योग घराने के लोग हैं, जो उद्योगपति विचारधारा वाले लोग हैं, वो भी उनके साथ रहे। तो मोदी जी की अगर बात करें तो उनकी पर्सनैलिटी जो है वो उन्हें अपने हिसाब से बदलनी पड़ेगी, क्योंकि अब वो उत्तर गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं है, उन्हें जो है देश का नेतृत्व वो कर रहे हैं। तो उन्हें जो है अपनी इमेज को इस तरह से बनानी होगी कि ना तो वो बहुत ज्यादा छोटे नेताओं की तरह बयानबाजी करे और ना ही कोई ऐसा बयान दे जिसकी वजह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उनके इमेज पर असर पड़े। आज नरेंद्र मोदी के लिए सबसे जरूरी है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी इमेज को जो है और भी बेहतर बनाना। अगर ये सोचिए कि नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ की तरह बटेंगे तो कटेंगे के नारे लगाते हैं या फिर ऐसा कोई बयान देते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी की इमेज को क्या होता है। तो इसीलिए सोफिस्टिकेटेड तरीका इस्तेमाल करना होता है और ये काफी सोच विचार के साथ ही इस तरह के जो है बयान, जो स्टेटमेंट है वो तैयार किए जाते हैं। अगर नरेंद्र मोदी भी बटेंगे तो कटेंगे के नारे लगाते तो कल न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट में ये बड़ी खबर उनके न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आ जाती। तो लेकिन एक बात सर, जैसा सोनू कह रहे हैं कि एक सोफिस्टिकेटेड, आपके कांग्रेस आएगी तो आपका मंगलसूत्र छीन ले जाएगी, कांग्रेस आएगी तो आपका भैंस खोल ले जाएगी, कांग्रेस झारखंड में आई, इंडिया आया तो आपकी बेटी को लेके चले जाएंगे, ये कौन सा सोफिस्टिकेटेड बयान है प्रधानमंत्री का? देखिए उपेंद्र, सबसे पहले तो मैं सोनू की कुछ बातों से एग्री नहीं करता हूँ। वो संवैधानिक पद पे बैठे हैं, जब वो पार्टी लीडर हो तो बात अलग है, लेकिन अगर वो एक संवैधानिक पद और खास करके प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हो, योगी जी मुख्यमंत्री के पद पे बैठे हैं, तो वो जनता के माए बाप। अगर वो इस तरह के बयानबाजी या इस तरह के नारे या भाषण दे रहे हैं, इसका साफ सुथरा मतलब है कि आपके पास कुछ करने के लिए है या दिखाने के लिए है। जब दिखाने के लिए होता तो आप अपने काम गिनाते, लोगों को बताते कि हमने ये किया ये किया। देखिए, आप पूरे अगर बात की जाए, जहां नितिन गडकरी को आप मान रहे हैं कि वो किसी स्तर का नेता नहीं है, आप काम उसी के गिनवाते हो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, हमने ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, ये बनाया, ये बना, लेकिन आप साथ में ये बताना भूल जाते हैं कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमने कितने हजार करोड़ का लोन लिया है। तो वो लोन जो है वो तो देश को चुकाना है, ना ही मोदी जी को पर्सनल अपने जेब से चुकाना है, ना योगी जी को चुकाना है। तो आप इस पूरे बयानबाजी नारे में एक ही उनका नैरेटिव है कुल मिलाकर के, कि हम लोगों को इस तरह के नारों में बांटे ताकि लोग हमसे पूछे ही नहीं कि विकास का क्या होगा, हमारा बच्चा पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, हमारे बच्चों की। आप खास करके पिछले दिनों अगर मोदी जी की बात करें, योगी जी की बात करें, जो नारे योगी जी के नारे को उन्होंने सफाई से सिर्फ ये बदला है कुल मिलाकर के कि एक हो तो सेफ हो। अरे भाई, देश को आप एक रख देते तो देश ही पूरा सेफ हो जाएगा। आपके हाथ में तो हमने पूरे देश की कमांड दी है। आज जो संविधान की बात को लेकर के राहुल गांधी लगातार इकबाल जी, मेरा सवाल ये है कि आप पिछले 10 साल से सत्ता पर काबिज हैं, क्या देश एक नहीं था? अगर एक नहीं था तो किसकी कमी थी? ये मैं वही तो बता रहा हूँ ना कि ये जो चीजें है, इसके अंदर प्रधानमंत्री पिछले 10 सालों में जब कुछ कर नहीं पाए हैं, तभी इस चीज को नारा देना पड़ता है कि 10 साल में उनके विकास होते तो 100% उनको वो बताते कि हमने ये बनाया ये बनाया। इंफ्रास्ट्रक्चर को छोड़ करके आपके पास क्या है बताने के लिए? कुछ नहीं है। आप दूसरी चीजें पर आइए कि महाराष्ट्र को लेकर आप इतने चिंतित इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि अगर महाराष्ट्र हाथ से निकल गया तो उसका असर सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं होगा, उसका असर आपको सेंट्रल में भी देखने मिलेगा। और आप पिछले 10 सालों के अंदर चीजों को देखिए, प्रधानमंत्री जहां जाते हैं,
जो इनको लेके एक नरेशन है, इसकी सबसे बड़ी स्थिति गुजरात के व्यापारी वर्ग में भी दिखेगी, जिनका लगभग 80 से 90% व्यापार मुंबई के रास्ते होता है। नहीं, देखिए मुंबई जो है इस वक्त मराठी वर्सेस गुजराती और नॉन गुजराती हो ही चुका है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने सारे बड़े बड़े जो कारोबार है यहाँ से गुजरात शिफ्ट किए हैं, तो उस पर भी कई सवाल खड़े। लाखों करोड़ के प्रोजेक्ट थे जो आपने सीधे गुजरात शिफ्ट कर दिया। आपने बड़े बड़े वादे दिए कि इससे बड़े प्रोजेक्ट लाऊंगा, लेकिन कब कहाँ किसी को पता नहीं है। वो इलेक्शन आ गए, इसी चीज को लेकर के तो जो है विपक्ष लगातार चीजें सवाल खड़ी कर रहा है। विपक्ष एक ही चीज को तो लेके बात कर रहा है कि जब आपके पास कुछ करने के लायक नहीं है, तभी आप घरानों को तोड़ते हो, पार्टियों को तोड़ते हो, इन सारी चीजों में टूट पैदा करते हो और उसका फायदा लेते हो। देखिए, जहां हिंदुत्व के नारे की और हिंदुत्व की ये बात कर रहे थे, आप देखिए कि जो पार्टी तोड़ी गई है, ये तो वही पार्टी थी जो हिंदुत्व को लेकर के आगे बढ़ती थी। इसी का दामन पकड़ करके आप इतने ऊंचाई तक पहुंचे हैं। 1990 में प्रमोद महाजन जो थे, वो स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के वहां जाकर के लगातार ये कहते थे कि महाराष्ट्र में आप बड़े भाई रहोगे और केंद्र में हम रहेंगे। तो उसी का दामन पकड़ा, उसी का हाथ पकड़ा, उसी के कंधे पे बैठे और उसी के कंधे पे बैठने के बाद में सबसे पहला हमला आपने उन पे किया। और ये नहीं है, देखिए जो लगातार विपक्ष चिल्ला रहा है, वो इसी चीज को लेके चिल्ला रहा है कि बीजेपी जिसके साथ जाती है उस पार्टी का लगभग वजूद वो खत्म कर देती है। तो इससे इनकार नहीं है। देखिए, पिछले जिस दिनों हम सारी चीजें देखे, खास करके अगर महाराष्ट्र के अंदर, तो महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है कि इससे पहले सरकारें नहीं टूटी है। शिवसेना से निकल करके मन से अलग हुए, शिवसेना से निकल करके खास करके बात करें हम, छगन भुजबल अलग हुए थे, नारायण राणे अलग हुए थे, कई बड़े लीडर वहां से अलग हुए थे, लेकिन कभी किसी पे आरोप नहीं लगा। सब जानते हैं कि किसने अलग करवाया, क्यों करा। लेकिन पहली बार ऐसा रहा 2019 से सबसे पहले एनसीपी पे सवाल खड़े हुए। भले ही अजीत दादा पवार ने ये माना उन सारी चीजों को लेकर के 2019 में जो उन्होंने शपथ विधि ली थी, उसके अंदर जो मीटिंग हुई थी, उसके अंदर शरद पवार भी मौजूद थे, गौतम अडानी भी मौजूद थे। ये एक चर्चा का विषय है। अब तक शरद पवार की तरफ से कोई डिनायल नहीं आया है, न किसी चीज को आया है। लेकिन एक सवाल सीधे सीधे कॉर्पोरेट घराने का वहां उन्होंने डाल दिया था कि कॉर्पोरेट घराना जो है वो डिसाइड करता है कि राज्य का मुख्यमंत्री कौन रहेगा, किस तरह रहेगा। ये 2019 की बात हो गई। लेकिन जब कोविड आया, कोविड काल के अंदर जब आपसे तो यही सिर्फ पूछा गया था ना कुल मिलाकर के कि चीजों को लेकर के कि भाई आप 2.5 साल आपका मुख्यमंत्री रहेगा, 2.5 साल हमारा मुख्यमंत्री रहेगा। तब आपने नहीं माना। इस बार जब 2.5 साल आपने खुद सामने से होकर अगर एकनाथ शिंदे को दिया, तो इन 5 सालों में आपके तो हाथ में कुछ नहीं आया। तो जो हिंदुत्व की बात कर रहे थे, तो हिंदुत्व में आपने बड़ा दिल दिखाकर शिवसेना को बड़ा भाई बना करके क्यों सत्ता को नहीं टिकाया। अगर आप टिका के रखते तो आज आपको ये सारी चीजें नहीं करनी पड़ती, ना सोचना पड़ता इन सारी चीजों को लेकर। तो सवाल जो आम आदमी है या उद्धव ठाकरे है वो उठा रहे थे कि उद्धव ठाकरे ने कल भी एक बात की कि जिस तरीके से पिछले दिनों मोदी ने ये कहा कि ये एक तरीके से इनको नाजायज ही तरीके से बताया कि ये नकली संतान, इस तरीके का कोई एक शब्द का उन्होंने प्रयोग किया था, जिस पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि इन्होंने मेरे पिता पे, मेरी माता पे और मेरे बच्चों पे सवाल खड़ा किया है कि मैं उनकी असली संतान नहीं हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है महाराष्ट्र के लिए। महाराष्ट्र में आप देखोगे ना, तो आने वाले दिनों में जो इलेक्शंस माने जा रहे हैं वो इमोशनल टच पे ही माने जाएंगे। और जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं, उनकी सभा में लोग कम होते हैं। उद्धव ठाकरे आप देखो जहां जा रहे हैं, भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। तो उद्धव ठाकरे भी यही मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां हिंदुत्व की बात की जाए तो वो हिंदुत्व में आज भी उसी जगह पे खड़े हैं। लेकिन हिंदुत्व ही ये बताता है कि किसी को मारना काटना ये धर्म नहीं है। हिंदुत्व ये बताता है, सनातन धर्म ये बताता है कि सबको अपनी आजादी होनी चाहिए, सबको लेकर के उनको चलना है। और अगर राज्य का कोई मुखिया है तो उसकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है उनकी प्रजा के लिए। तो उन सारी चीजों को लेके उद्धव ठाकरे अब लगातार हिंदुत्व और हिंदू लोगों में भी ये बयानबाजी कर रहे हैं कि क्या हिंदू बताता है या हिंदू धर्म बताता है इस तरह की चीजें करने का। तो आप कहोगे नहीं। तो जब अगर नहीं बताता है तो किस तरीके से बटोगे कटोगे का नारा लगातार चल रहा है। तो आप इन सारी ही चीजों पे देखिए कि उद्धव ठाकरे बहुत फर्मली इन सारी चीजों को लोगों को समझाने में कहीं मुझे लगता है कि सक्षम हो रहे हैं। वहीं शरद पवार 84 वर्ष के हो गए हैं, उनकी बातचीत में थोड़ा फर्क पड़ता है, लोग समझ नहीं पाते, लेकिन धीरे धीरे समझते। लेकिन वहां भी आप भीड़ देखिए, एक अजब गजब भीड़ है। साथ ही जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से लगातार राहुल गांधी महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं, महाराष्ट्र के लोगों से बात कर रहे हैं,
वहां भी एक उनका बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। अगर इसी तरीके से इन नेताओं ने लगातार आने वाले दिनों में प्रचार प्रसार किया, जो अभी मुश्किल से 2 दिन और बचे हैं, आज अगर निकाल दो तो इन 2 दिनों के अंदर बहुत सी चीजें बदली हो सकती है। कल ही हमारी एक बहुत सीनियर लीडर से देर रात बात हो रही थी, जो कि महायुति के अंदर शामिल है। जब ऑफ द रिकॉर्ड उनसे पूछा गया कि आपको क्या लगता है आपकी हम्म पार्टी के अलावा आपके अलायंस के बारे में, तो उन्होंने कहा बहुत मुश्किल है, आ गया तो हम्म हमारे नसीब की बात होगी। यानी कि वो हम्म खुद भी मान रहे हैं। अच्छा, दूसरा, खुद बीजेपी का जो कैडर है वो भी काफी चीजों से नाराज है। जिस तरीके से इन्होंने अजीत दादा पवार को अपने गुट में शामिल किया, तो वहां भी एक सवाल खड़ा किया कि अब तक जो हिंदुत्व के खिलाफ थे, हिंदुत्व के नारे से अलग थे, उनको आपने कैसे लिया। दूसरा, भोपाल के अंदर खुद प्रधानमंत्री उनके भ्रष्टाचार की कहानी बता चुके हैं। भ्रष्टाचार की कहानी हम्म बताने के बाद कुछ दिन में वो पवित्र हो जाते हैं। तो ऐसे कई सवाल है महाराष्ट्र की जनता के अंदर कि जिसको आप दाग लगाकर दागी बताते हो, वो आपके पास पहुंचता है और छूते ही वो साफ सुथरा और सेफ हो जाता है। तो ये हम्म कई तरह की चीजें हैं। महाराष्ट्र के लोगों को अब उनके बच्चों की भी फिक्र है, उनके एजुकेशन की भी फिक्र है। सारी ही चीजें जो है वो महाराष्ट्र की आम जनता को परेशान कर रही है। तो अब बटोगे कटोगे का नारा जो है, मुझे लगता है राम मंदिर हो गई, बटोगे तो कटोगे, इस तरह की चीजें अब खत्म हो गई। देखिए, अभी कुल मिलाकर के बीजेपी के पास क्या है? लव थूक, लव जिहाद, लव लैंड, लव बड़ा वोट। अच्छा तो उदाहरण आप इकबाल जी, इसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी इलाहाबाद जो अब प्रयागराज बन चुका है, प्रयागराज में देखने को मिला, जहां हर जाति समुदाय धर्म के बच्चे नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ इकट्ठा हुए। जब ऐसे वक्त में कहा गया कि जब बटेंगे और कटेंगे नारे दिए जा रहे हैं और जातियों को अलग किया जा रहा, धर्मों को अलग किया जा रहा, ऐसे वक्त में सारे छात्र एक साथ मिलके, ये हर धर्म हर जाति के छात्र मिलके और अपनी मांगों को रखे और सरकार को वहां झुकना पड़ा। उनका यस, एक बड़ा ही पोस्टर वायरल हुआ था कि मम्मी पापा धर्म खतरे में नहीं है, रोजी रोटी खतरे में है, बिल्कुल। नौकरी। देखिए, उपेंद्र, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जब इंदिरा हम्म गांधी देश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी, तब उन्होंने कहा था कि मुसलमानों, अगर तुमको बचना है तो ये हिंदू तुमको मार देंगे, एक होना पड़ेगा। कई साल तक हम्म चलता रहा। अब बीजेपी आई है, अब वो ये डरा रही है कि देखिए, अगर आप एकत्र नहीं हो तो मुसलमान मार देंगे। अरे भाई, न तब मारने की किसी की ताकत थी, न आज मारने की ताकत है। देश के अंदर हम्म संविधान है, कानून है। ऐसा नहीं है कि सारी चीजें हवा में चल रही है। हम्म आप देखिए, ये सब जो बातें हैं, ये सिर्फ राजनीति अलग चीज है, लेकिन राजनीति से बड़ा जो है वो हमारा संविधान है, हमारा देश है। और देश के जब गरिमा वाले पद पे जब कोई प्रधानमंत्री जैसे पद पे कोई व्यक्ति बैठा हो, तो उन्हें इन सारी चीजों को बहुत ध्यान से सोचना चाहिए। उनके लिए देश जो है वो राजा की तरह है, जनता जो है वो प्रजा की तरह है। तो वो, उनके लिए हर प्रजा, अगर कोई ऐसा लगता है कि एक छोटे वर्ग का, छोटे तबके का है, अगर उनको, उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। महाराष्ट्र के अंदर 10 साल हो गए फडणवीस को बीजेपी सरकार बनाए हुए, 7.5 साल तो लगभग ये मान के चलिए कि वो खुद ही रहे बीजेपी पार्टी। क्या विकास दिया? आज आप जाकर के ये 1500 रुपए की बात कर रहे हैं कि हमने 1500 रुपया लाडली बहन के लिए दिया, फ्री बिजली देंगे, हम सारी स्कीम्स देंगे। तो इन 7.5 सालों में क्या जी, आपके पास फ्री प्लान बिजली नहीं का था? विरोध करते हैं दिल्ली में, दिल्ली में फ्री है बीज ना? बोलते हैं उसको, है वही ना। चीजें आप जिन एजुकेशन और इन चीजों की बात कर रहे हैं, तो अभी तक आपने कहा कि नहीं हमारे पास प्लान आ गया, तो इन 7.5 सालों में आपके पास क्या कोई प्लान नहीं था? जनता का सवाल यही पूछना है कि क्या इतने बिल्कुल। सालों में आप कहाँ थे, इतने साल में हम्म आपने क्या किया? तो ऐसे कई वैलिड सवाल है। देखिए, अभी जो युवा है वो अब पढ़ी लिखी है, अब एआई का दौर है। अब ये वो हम्म नहीं रहा कि आपने कान से सुना और कहाँ से सुना। आप तो स्कूल के अंदर जो टीचर्स है, जो प्रिंसिपल प्रोफेसर होते हैं, वो बच्चों को पढ़ाते हैं, तो बच्चे उसके अंदर 2 मिनट में बोलते हैं, सर आप गलत बोल रहे हो, मैम आप गलत बोल रही हैं। क्यों? हम्म कि उनको जो चीजें चाहिए वो कुछ सेकंड्स के अंदर वो उनके मोबाइल में प्रोवाइड हो जाते हैं, तो वो तुरंत हम्म उनके बताए हुए सवाल पे या जवाब पे तुरंत वो क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देते हैं। तो अब राजनीति में भी बदलाव लाना पड़ेगा, आपको सोच में भी बदलाव लाना पड़ेगा, लोगों के लिए करना पड़ेगा। आप नहीं करोगे तो जनता सवाल पूछेगी, और जनता का अधिकार है पूछने का, आप उससे बच नहीं सकते। देखिए, कितने ऐसे नेता है जिनके बच्चे झंडा उठा करके, डंडा उठा करके चल रहे हैं, आपको कोई नहीं मिलेगा, वो सारे विदेश में मिलेंगे। तो जो आम जनता है, क्या उनका ये गुनाह है? आपने
इंदिरा जी ने जब चीजें बताई थी कि मुसलमानों के साथ होगा, ये होगा, सारी यही सवाल एक टीवी सबका जो चैनल है। के जरिए आदित्य ठाकरे से पूछा गया कि आप तब हिंदू थे, अब आप हिंदू नहीं हैं, आप हिंदू के संरक्षक नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि उनके हिंदू और हमारे हिंदू में अंतर है। हमारे भी हिंदुओं के हाँ पक्ष में बिल्कुल। हिंदू के पक्षधर हैं, लेकिन हमारा हिंदुत्व वो है कि हृदय में राम और हाथ में काम, हाँ है ना? जब हाथ में काम नहीं होगा तो हृदय में राम कैसे होंगे? तो ये हमारा हिंदुत्व सर, है। उनका हिंदुत्व अलग है कि कहेंगे उनके जी बच्चे बहुत हिंदू सीधा धर्म को बचाना सीधा हो सीधा तो फंडा है। हम आएंगे, उनके बच्चे नहीं आते। सीधा फंडा है। हर वो चीज पेट से होके जाती है। आपका पेट भरा हुआ है तो सारी चीजें आपको अच्छी लगती है। जब पेट खाली हो तो आप सारी चीजें भूल जाते हो, आपको कुछ याद नहीं आता है। और आप पिछले 10 साल के अंदर आप देखिए कि जुमलेबाजी के अलावा देश के लिए क्या हुआ है ऐसा कुछ बड़ा। प्रधानमंत्री जहां जाते हैं वहां उनका नाता निकल जाता है कि मेरे यहाँ से इतने नाते हैं, चाहे वो देश हो या विदेश हो। तो इन सारी चीजों के अंदर जो राइटर भी है वो मुझे लगता है स्टार्ट की लाइन उसी लेवल पे लेके चल रहा है कि मेरे यहाँ से इतने रिश्ते हैं, मतलब वो हर जगह से। तो आप इस तरह की चीजों को लेकर अगर बात करते रहेंगे, देश के लिए कुछ काम नहीं होगा तो सवाल तो उठेंगे ही। आप जिस नितिन गडकरी पर सवाल खड़े करते हो, आप उसी के काम गिनवाते हो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के। महाराष्ट्र के जमीन से जुड़े हुए नेता है नितिन गडकरी जी। और आप महाराष्ट्र में जब वो थे कैबिनेट में और सेंट्रल में, दोनों ही जगह आप देखिए गडकरी जी के काम, उनकी बात, उनका लहजा। आज भी उनके साथ उनके क्षेत्र में भी मुसलमान जुड़े हुए हैं, वहां तो नहीं भाग रहे वो। तो ये चीजें जब वहां होकर के नितिन गडकरी के साथ लोग आ रहे हैं तो आपके साथ क्यों नहीं आ सकते? अच्छा, 2014 की अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री ने जब विकास की बात की तो क्या देश के अंदर मुसलमानों ने खुल करके समर्थन नहीं किया था मोदी जी का? बहुत बड़ा तबका था जिन्होंने समर्थन बिल्कुल, किया था, बिल्कुल। कांग्रेस के खिलाफ जाके किया था। तो इससे एक बात साफ है कि लोग विकास चाहते हैं। 2017 के चुनाव में भी, यूपी के विधानसभा चुनाव में भी मुस्लिमों ने बीजेपी को वोट दिया था। वही तो बता रहा हूँ। तो आपके पास जो मुद्दे होने चाहिए वो मुद्दे मुझे कहीं नजर नहीं आ रहे। जिस चीजों को लेके आपको देश को आगे बढ़ाना है वो मुद्दे आपके नजर नहीं आ रहे हैं। बाकी देश के अंदर कई जगह चीजें चल रही है अलग अलग अलग, जिसको आज तक आप आने नहीं देते हो। तो इन सभी चीजों को आपको खास करके ख्याल रखना होगा। एक संवैधानिक पद पे जब आप बैठते हो तो कुछ चीजें करने की और बोलने की, दोनों में एक अंतर क्या होना चाहिए उन्हें वो पता होना चाहिए। बिल्कुल। ये बहुत ठीक है, जिम्मेदारी की चीज है। बहुत-बहुत देखिए कई कई चीजें होती है, आपने देखा होगा कई अधिकारी हमारा काम नहीं करते हैं लेकिन सम्मान करते हैं कि हो जाएगा, तो आदमी एक अस्वस्थ होता है कि हो जाएगा, लेकिन उसके बाद नहीं होता है। तो इसी तरीके से संवैधानिक पद पर जो भी बैठा है उन्हें इन सारी चीजों की सोच का ध्यान रखना होगा। और हमारे युवा जो आज की जनरेशन है उनकी रोजी रोटी, उनका एजुकेशन, उनका क्वालिफिकेशन, वो कहाँ कैसे क्या करेंगे, कैसे बढ़ेंगे, उनका ख्याल चाहे मोदी जी आए या इसके बाद कोई आए, राज्य में कोई सरकार आए, उनको रखना होगा। क्योंकि राज्य जो है, यहाँ की जो युवा है उम्मीद करती है कि नौकरियां निकलेगी तो हमारा परिवार हम चलाएंगे। हर बाप एक उम्र के बाद रिटायर होता है, बच्चे के ऊपर जिम्मेदारी जाती है। हर बच्चा ये सोचता है कि हमको अच्छी नौकरी मिल जाए, हमको अच्छा काम मिल जाए तो हम जा करके हमारे परिवार को सेफ रखेंगे। तो ये हर किसी की, हर आने वाले एक नेता की जिम्मेदारी है कि देश का वो ख्याल रखे, देश के युवाओं का ख्याल रखे। उपेंद्र जी, बहुत-बहुत धन्यवाद इकबाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सोनू, आप भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बटेंगे कटेंगे कटेंगे के नारे पर बटा एनडीए। अब देखते हैं 23 तारीख को जो परिणाम आएंगे उस परिणाम का क्या होगा। बटेंगे कटेंगे फायदेमंद होता है बीजेपी के लिए या उसके लिए ये घाटे का सौदा होता है। बने रहिए लोकमत के साथ। नमस्कार।